हेलो वंस अगेन एंड वेलकम टू मिसेस लॉ। और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का प्रोसीजर क्या होता है। हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि कौन डेटर होना चाहिए, क्या क्वालिफाइंग डेट होती है, क्या एक्सक्लूडेड डेट होती है और कौन सी कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए जब किसी व्यक्ति को एफएसपी के लिए अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए प्रोसीजर क्या है, इसमें या तो इंडिविजुअल खुद फाइल करेगा, इंडिविजुअली पर्सनली खुद फाइल करेगा एफएसपी के लिए, या फिर वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा अप्लाई करवाएगा। इन आइदर केसेस डीआरटी तो बीच में आएगी ही। तो देखते हैं कैसे है। तो ये वाली जो स्लाइड है वो यहाँ पर ये आपको बता रही है कि किस तरीके से जो डेटर है वो पर्सनली किस तरीके से अप्लाई करेगा। यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड बाय दी डेटर अंडर सेक्शन 80 ऑफ आईबीसी। अब ये जो एप्लीकेशन इसने फाइल की है ये कहाँ पर फाइल करेगा? डीआरटी को फाइल करेगा। डीआरटी 7 डेज लेगी और 7 डेज के अंदर इसको आईबीबीआई को फॉरवर्ड करेगी। IBBI देन विल, अब जैसे ही डीआरटी ने 7 डेज के अंदर इसको एक्सेप्ट किया, द मोमेंट इट गेट्स एक्सेप्टेड, ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड बिगिंस। यहाँ से जो कि मैंने लिखा IMP यहाँ से इनिशिएट हो जाता है। इसके साथ में 10 दिन के अंदर जो IBBI है यानी कि बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, उसको भी नॉमिनेट करना है एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। और जैसे ही IBBI 10 डेज में इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नॉमिनेट करती है, उसके बाद में जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो फॉर्मल तरीके से डीआरटी के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है। तो कैन यू सी कि सबसे पहले वो व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल करेगा खुद और उसको डीआरटी को फाइल करेगा। डीआरटी 7 डेज के अंदर IBBI को भेजेगा। IBBI देन इसको 10 डेज के अंदर नॉमिनेट किया जाएगा एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, और वो जो नॉमिनेटेड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा उसको फाइनली डीआरटी जो है वो फाइनलाइज करेगी। इसी दौरान जैसे ही ये डीआरटी के द्वारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी उसी टाइम पर इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड शुरू हो जाएगा। इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड के बारे में फिर मैंने आपको बताया है कि ये कब शुरू होगा। ये तब शुरू होगा जब डीआरटी ने इसे एक्सेप्ट किया है, और ये कब खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब आगे की स्टेजेस पर ये या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फाइनलाइज हो जाएगा। यानी कि अगर आगे बढ़ता है तो इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड के बाद आगे मोरेटोरियम पीरियड ही लग जाएगा। लेकिन सीज कब हो जाएगा? जब IBBI ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये जो एप्लीकेशन है आगे फर्दर नहीं जा सकती, यानी कि आरपी को हम यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। नाउ इंटरिम मोरेटोरियम जो पीरियड है इस दौरान उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो उस दौरान 2 तरीके से स्टे लग जाता है। स्टे ऑन व्हाट? 2 थिंग्स। एक तो लीगल प्रोसीडिंग्स या लीगल जो एक्शंस हैं किसी भी डेट्स के रेस्पेक्ट में, उस डेटर के रेस्पेक्ट पे। इसके अलावा ये स्टे क्रेडिटर्स के ऊपर भी लग जाता है कि वो भी कोई जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या एक्शंस हैं किसी भी तरीके के डेट्स के रेस्पेक्ट में वो नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से जब डेटर पर्सनली एफएसपी के लिए अप्लाई करेगा तो वो कैसे जाएगा। तो वो डीआरटी को जाएगा, देन IBBI को जाएगा, IBBI नॉमिनेट करेगा और उसके बाद में फाइनलाइज करेगा डीआरटी अगेन इस चीज़ को, और उसके बाद में इस बीच में आपका मोरेटोरियम पीरियड भी लग जाएगा। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नाउ दिस इज द स्टेप विच हैज टू बी मेड थ्रू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा? यहाँ पर भी वही स्टेप्स हैं जो पर्सनली एक व्यक्ति ने अडॉप्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वो कहाँ पर आएगा? तो लेट्स सी। देखिए अब यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इस एप्लीकेशन को फाइल किया, कहाँ पर? डीआरटी को। डीआरटी ने 7 डेज के अंदर IBBI को भेजा कि भाई वी हैव रिसीव दिस एप्लीकेशन फॉर द इनिशिएशन ऑफ FSP। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होंगी जैसे कि इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड, जैसे हमने पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ होगी। देखिए यहाँ पे क्योंकि वो पर्सनली नहीं आया गया है, यहाँ पर उस पर्सन ने एक आरपी को एंगेज किया है। अब क्योंकि इस आरपी का कोई कोल्यूजन तो नहीं है डेटर के साथ में, इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करना भी डीआरटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर डीआरटी का काम थोड़ा सा इस स्टेज पर बढ़ जाता है, और इसलिए यहाँ पर लिखा है डीआरटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंफर्म कि जो एप्लीकेशन आरपी के द्वारा आई है ये सही है, ट्रू है या नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस
आरपी के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हों। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद में अगेन इस एप्लीकेशन कोड जो डीआरटी है वो आईबीबीआई को भेजेगा, एंड आईबीबीआई देन विद इन अगेन 10 डेज इसको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। और अगर ये एक्सेप्टेड है यानी कि यहाँ पर आईबीबीआई मान रहा है कि हाँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने वो सही तरीके से एप्लीकेशन को फाइल किया है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी सही है, एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर रिजेक्ट किया जाता है यानी कि उस आरपी को अब यानी कि आईबीबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है दैट वी डोंट वांट दिस आरपी टू बी हियर, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक नया आरपी बना दिया जाएगा बाय दी आईबीबीआई, यानी कि क्योंकि उन्होंने आईबीबीआई ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो रिजेक्ट कर दी है तो यहाँ पे नया आरपी बनाया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा और उसके बारे में अगेन डीआरटी को बता दिया जाएगा और देन डीआरटी फाइनली उस आरपी को फॉर्मल तरीके से डिक्लेयर करेगी कि नाउ दिस इज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन दिस केस। और जैसे ही फाइनली डीआरटी ने अनाउंस कर दिया है कि यही व्यक्ति है हमारा आरपी और यहाँ से मोरेटोरियम पीरियड शुरू हो जाएगा। मोरेटोरियम पीरियड अगेन यहाँ पर सेक्शन 85 में बताया गया है कि मोरेटोरियम पीरियड जो है वो उसमें क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जैसे कि अभी हमने इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड में पढ़ा था, 2 चीज़ें तो उसमें ऑलरेडी थी ही। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो ये डेटर है वो क्या कर सकता है इस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान और वो क्या नहीं कर सकता है। देखिए ऑलरेडी इस व्यक्ति के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल एक्शंस के रेस्पेक्ट में तो स्टे लगा ही हुआ था, क्रेडिटर्स भी इसके खिलाफ लीगल एक्शंस या प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकते थे उन डेट्स के रेस्पेक्ट में। इसके अलावा ये जो डेटर है ये किसी भी तरीके से किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसके अलावा वो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट, प्रमोशन, फॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अलावा वो अपने जो भी कोई एसेट्स हैं अगर, तो उन एसेट्स को ना ही वो कहीं डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ना ही किसी तरीके से एलिनेट कर सकता है। देन इसके अलावा फिर अब डेटर क्या कर सकता है इस दौरान, तो बताया गया कि अगर वो सपोज करो कि कोई बिजनेस में जाना चाहता है तो उस केस में उन बिजनेस पार्टनर्स को ऑलरेडी वो इन्फॉर्म करेगा कि मैं बहुत महान हूँ, मेरे खिलाफ एफएसपी चल रहा है, वाओ ग्रेट। इसके अलावा इसको एक प्रायर इंफॉर्मेशन भी देनी होगी उन लोगों के साथ में जिनके साथ में वो फाइनेंशियल या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहा है, उन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में, तो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है आइदर इंडिविजुअली या फिर किसी और के साथ में भी, और उसको बताना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ एफएसपी चल रही है। इन शॉर्ट उसको हर जगह बताना है कि एफएसपी मेरे खिलाफ चल रही है। इसके अलावा फिर ही हैज़ टू डिस्क्लोज द नेम under which he enters into business transactions if it is different from the name in the application admitted। कोई और भी बिजनेसेस अगर चल रहे हैं जो एप्लीकेशन एफएसपी की एप्लीकेशन बनाई गई है उसके अलावा भी कोई और बिजनेस हैं तो वो भी डिस्क्लोज उसको करने पड़ेंगे। और इसके अलावा बिना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के कहीं पे भी भाग नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इसको करनी है। अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है जब अपॉइंट कर दिया गया था, हमने पीछे वाले स्टेप्स में देख लिया था, या तो ये पर्सनली अपॉइंट किया गया था या फिर ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा अपॉइंट किया गया था फाइनली। अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ गया तो अब ये माला माल वीकली जैसे वो फिल्म थी ना, वहाँ पर दैट पर्सन सेज के अब हम एंथनी हैं तो करे क्या, है ना। तो यहाँ पे भी अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज आस्किंग करें क्या, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं तो करें क्या। सो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज़ टू प्रोसीड विद पर्टिकुलर विद अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। तो यहाँ पे जैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आता है इसको 10 दिन के अंदर, अपने अपॉइंटमेंट के 10 दिन के अंदर करना क्या है, अब जल्दी से अपना काम शुरू करना है, यानी कि उसको वो जो एप्लीकेशन थी उसको एग्जामिन करना है, और एग्जामिन ही नहीं करना है, उसके अलावा प्रिपेयर करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है किसको, डीआरटी को, दादाजी को। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा, रिपोर्ट में बताया जाएगा कि क्वालिफाइंग डेट्स क्या होती हैं। हम पहले ही समझ चुके हैं कि क्वालिफाइंग डेट अगर नहीं है, वो क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में नहीं है तो वो एफएसपी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इससे पहले कि वो रिजेक्ट हो तो आरपी का ये लीगल ऑब्लिगेशन दैट ही हैज़ टू फाइंड इट आउट व्हाट आर द डिटेल्स इन हिज ओपिनियन वेदर इट इज़ क्वालिफाइंग अंडर दी क्वालिफाइंग डेट्स और नॉट। क्या वो एप्लीकेशन सही है या गलत है, क्या जो डेटर है वो एलिजिबल है, वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है।
और इसके अलावा क्या ये जो एप्लीकेशन है इसको हम एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। तो इस दौरान जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो किसी डेटर को, तो खैर ऑब्वियसली बात है, उससे तो और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। इसके अलावा कोई और व्यक्ति जहाँ पर उसको लगता है कि इस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन होगी, उससे भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकता है। अब इसके अलावा अब जब इसने ये पूरी रिपोर्ट बना ली जो डीआरटी को इससे सबमिट करनी थी, अब इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो डीआरटी है अब अपना ओपिनियन यानी कि अपना ऑर्डर पास करेंगे विद इन 14 डेज। और 14 डेज में अब डीआरटी ये देखेंगे कि क्या इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए या फिर एक्सेप्ट किया जाए। अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। इन दैट केस येस, इट इज़ वेरी नाइस कि क्वालिफाइंग डेट की कैटेगरी में आ रही है, तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए भी हम तैयार हैं क्योंकि वो क्वालिफाइंग डेट है। सो डीआरटी हैज़ टू स्टेट द अमाउंट कि कितना क्वालिफाइंग डेट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमने अलाउ किया है। क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है कि एक व्यक्ति ने कहा कि 35,000 तक का उसने अपना अमाउंट दिया, ये है मेरी क्वालिफाइंग डेट, उसमें से कुछ अमाउंट ऐसा भी तो होगा ना, हो सकता है वो क्वालिफाइंग डेट में ना आता हो। सपोज करो 20,000 ही क्वालिफाइंग डेट में आ रहा हो, तो उस केस में 20,000 के रेस्पेक्ट में ही जो क्वालिफाइंग डेट्स में आ रहा है सिर्फ उसके रेस्पेक्ट में ही उसको रिलीज मिलेगा। जो बाकी का 15,000 है उसके रेस्पेक्ट में उसको रिलीज नहीं मिलेगा। सो अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो डीआरटी बता देगा कि क्वालिफाइंग डेट कितनी है, और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि एफएसपी इनिशिएट नहीं हो सकती है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जब डीआरटी जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कहा कि हम ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका भी तो कोई बेसिस होगा। तो बताया गया कि जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा तो उसके पास रीज़न टू बिलीव था कि यानी कि वो बिलीव करता है इस बात में, उसे सही तरीके उसको ये लगता है जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स उसने देखे हैं एग्जामिनेशन के बाद में कि दिस डेटर वॉज अनेबल टू पे, सबसे पहली बात। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल चेंजेस, कोई फाइनेंशियली कोई सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हुए, यानी कि जब एफएसपी अप्लाई किया था और तब से लेकर आज के दिन तक इसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस वैसे ही हैं। ये पहले भी गरीब था, ये अभी भी गरीब ही है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन डेटर ने दी है वो पूरी तरीके से सही भी है और कंप्लीट भी है। अगर ये सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेता है आरपी यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तभी उसने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या ये एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी तक हमने देखा कि कौन से बेसिस हैं जहां पे ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट की जा रही है बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि अब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब ये एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा रिजेक्ट की जाएगी। तो कहा गया कि 3 ग्राउंड्स होंगे कि जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर सेक्शन 80 की कंडीशन ही कंप्लाई नहीं कर रहा है डेटर तो ख़त्म। इसके अलावा क्वालिफाइंग डेट्स में ही नहीं आ रहा है अगर, तो भी ख़त्म। और इसके अलावा अगर डेटर खुद ही फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है या डेलिबरेटली उन मटेरियल इंफॉर्मेशंस को छुपा रहा है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से, तो इन तीनों ग्राउंड्स के बेसिस पर इसकी जो एफएसपी की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को 10 दिन के अंदर ये चीज़ कन्वे करनी है डीआरटी को, जो कि हमने पहले भी देखा था, वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है। एंड देन डीआरटी 14 डेज में इसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये वही चीज़ है जो हमने पीछे लिखी थी। हमने सिर्फ यहाँ पे एक्चुअली ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन देखे हैं, यही एक एडिशनल चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ें एडिशनली इसलिए लिखी गई हैं, जो नीचे वाली चीज़ें हैं 10 डेज एंड 14 डेज। दिस इज़ नॉट टू कन्फ्यूज यू बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि रिजेक्शन के बाद भी यही प्रोसेस होगा और जब एक्सेप्टेंस हुई थी तब भी यही प्रोसेस होगा। वेल, अगर यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाती है डीआरटी के द्वारा तो इसके भी कुछ और आगे के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि भाई देखिए, जब एक्सेप्ट होगी तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मोरेटोरियम पीरियड भी लग जाएगा। मोरेटोरियम पीरियड जो सेक्शन 85 में देखा था उसमें क्या होगा वो भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा डीआरटी को कुछ, अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि डीआरटी ने अब ये फाइनलाइज कर लिया कि ये एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। अगर एक्सेप्ट हो गई है तो उस केस में डीआरटी ने एक रिकॉर्ड बना लिया है इस चीज़ का कि ये क्वालिफाइंग डेट्स हैं और इसकी एक कॉपी क्रेडिटर्स को भी भेज दी जाएगी 7 डेज के अंदर। डीआरटी को ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि कितनी क्वालिफाइंग डेट है। ये सारी चीज़ें भी हम देख चुके हैं। वेल, अब देखते हैं कि
क्या कोई ऑब्जेक्शंस भी रेज की जा सकती हैं? हमने अभी क्रेडिटर्स को कॉपीज भेजी हैं क्वालिफाइंग डेट्स की, तो ऑब्वियसली बात है कि क्रेडिटर्स इसके ऊपर डेफिनेटली ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं जब अगर उनको कोई भी ऑर्डर में कोई भी चीज़ जो है वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द रेजोल्यूशन। अभी डीआरटी ने पास किया है और फाइनलाइज करके जो क्वालिफाइंग डेट्स की जो लिस्ट भेजी है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स होंगे वो क्या होंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रेडिटर्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रेस्पेक्ट में बताएंगे कि भाई जो भी डेट्स अभी क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में रखी गई हैं, ये वो डेट्स नहीं है जो क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी में आनी चाहिए थी, या फिर ये कि जो डेटर है उसने ही इनकरेक्ट डिटेल्स दी हैं। तो क्रेडिटर जो है वो इनके रेस्पेक्ट में 10 डेज के अंदर जिस दिन से उन्होंने डीआरटी का ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, यानी कि डीआरटी का जो ऑर्डर है उस दिन से जब रिसीव किया है 10 डेज के अंदर वो ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। और फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी 10 दिन के अंदर एग्जामिन करना होगा इस चीज़ को, और इसके अलावा इस एप्लीकेशन को उसी बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। नाउ जिस तरीके से अभी ये जो मैंने आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऑब्जेक्शंस रेज की जा रही हैं। हमने जो पीछे वाली स्लाइड्स थी वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि जब फाइनली ये एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है तो एक क्वालिफाइंग डेट्स की लिस्ट बनाई जाती है डीआरटी के द्वारा। तो डीआरटी ने वो जो क्वालिफाइंग डेट्स की लिस्ट बनाई थी वो किसके रिपोर्ट के ऊपर बनाई थी? वो आरपीज के रिपोर्ट के ऊपर बनाई थी। और इसीलिए जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उस सी के रेस्पेक्ट में ही यहाँ पे पहले ऑब्जेक्शंस रेज की जा रही हैं कि आप ज़रा देखिए कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्वालिफाइंग डेट्स की लिस्ट सही बनाई है या नहीं बनाई है। तो इसके रेस्पेक्ट में डीआरटी को ना करके पहले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से ही पूछा जा रहा है कि देखिए हमें डीआरटी से ये इस तरीके का ऑर्डर पास हुआ है, आप बताइए कि हमें तो जो आपने क्वालिफाइंग डेट्स में जो डाल दिया है वो क्वालिफाइंग डेट्स नहीं है, वो डेट्स उस कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करती हैं, या फिर डेटर नहीं आपको इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये सारे जो है ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं बाय द क्रेडिटर्स बिफोर द आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। देन लेट्स सी अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाइल एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्शन आरपी हैज टू कंसिडर ऑल द ऑब्जेक्शंस ऑफ द क्रेडिटर्स plus he may examine any matter that appears to him to be relevant in making the final list of the qualifying debts, and on that basis list has to be amended and again फिर वो DRT को ये अप्लाई किया जाएगा। तो अगेन यहाँ पर अगर एक्सेप्टेड हो जाता है DRT को दिया जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, FSP अगेन आ जाएगा, और अगर नहीं होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, FSP नहीं चलेगा। अब आते हैं कि इसकी अपील भी की जा सकती है। अब यहाँ पे जो अपील है ये सिर्फ क्रेडिटर्स ही नहीं कर सकते, ये डेटर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटर्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारी इस पर्टिकुलर जो अमाउंट है, डेट है, या हमारी जो कंडीशंस हैं हम पूरी फुलफिल कर रहे हैं, फिर हमें ऑब्जेक्शंस क्यों रेज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स अगर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने फाइनल लिस्ट डिक्लेयर की है उसके रिस्पेक्ट में अपील की जा सकती है, और जो भी इन दोनों में से एग्रीव्ड पार्टी होगा, और ये अपील कहाँ पर की जाएगी? तो ये अपील डीआरटी को की जाएगी, और डीआरटी को विद इन 10 डेज। एंड देन अगर ये ग्रीवेंस एक्सेप्टेड होती है तो डीआरटी इस को आईबीबीआई को फॉरवर्ड करेगा। ग्रीवेंस एक्सेप्ट हो जाती है यानी कि वो जो ऑब्जेक्शंस थे वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, डीआरटी मान रहा है कि आपने सही बताया कि क्वालिफाइंग डेट्स के रिस्पेक्ट में वो जो फाइनलाइज्ड लिस्ट है या फिर किसी भी तरीके से कोई और प्रॉब्लम है जिसको कि आरपी ने सही तरीके से नहीं देखा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर डीआरटी ने इसको आईबीबीआई को भेजा है कि देखो आपके जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स आपने बनाए हुए हैं दे आर नॉट सो एक्सपर्ट्स इन दिस केस, उन्होंने यहाँ पे गड़बड़ की है, और आईबीबीआई फिर इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है ऐसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ग्रीवेंस रिजेक्ट हो जाती है तो फाइनल लिस्ट फाइनलाइज हो जाती है, और फाइनलाइज हो जाती है यानी कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है अब वो फिर से इनिशिएट किया जा सकता है। ऐसे में जब हमने देखा कि आईबीबीआई ने अगर ये कहा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ ही अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी ऐसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के खिलाफ, तो
क्या हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को रिप्लेस करेंगे? तो द आंसर इज येस। एंड देन हु इज गोइंग टू रिप्लेस दिस थिंग, एंड उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो कहा गया कि रिप्लेसमेंट के लिए अगेन वही जो क्रेडिटर या डेटर अप्लाई कर सकते हैं और डीआरटी को ही अप्लाई कर सकते हैं, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। देन एप्लीकेशन फॉर दिस हैज़ टू बी मेड टू डीआरटी विद इन 7 डेज। यहाँ पर आपको देखना है कि ये 7 डेज में इस तरीके की चीज़ की गई हो, और अगेन IBBI ने इसको 10 डेज के अंदर इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस कर दिया हो, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस करने के बाद में डीआरटी को अगेन इसको फाइनली डिसाइड करना होता है, डिक्लेयर करना होता है दैट दिस इज द पर्सन हु इज द फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन दिस केस। और फिर एडिशनली ये भी बताया गया कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब बन गया है तो अब उसको भी जो पुराना वाला रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, आरपी है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन नए वाले को हैंड ओवर करनी होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब आते हैं क्या ये जो ऑर्डर है एफएसपी का डेटर के रेस्पेक्ट में, कि भाई हम क्वालिफाइंग डेट्स के रेस्पेक्ट में इसको रिलीज करते हैं, क्या हम इसको रिवोक भी करवा सकते हैं? हम यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या जो अभी तक डीआरटी को कह रहा था हाँ एप्लीकेशन सही है, एवरीथिंग इज फाइनलाइज, फाइनल लिस्ट बन गई है, अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बीच में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को खुद लगता है कि ये जो ऑर्डर डीआरटी पास करने वाली है ये सही नहीं है, और यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं जहाँ पे मैं डीआरटी को ये चीज़ बता सकता हूँ कि इस डेटर के रेस्पेक्ट पे अब वो जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस है उसको कैंसिल किया जाए, उस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। तो उसके कुछ ग्राउंड्स हैं। तो यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ड्यूरिंग द टाइम अगर लगता है कि जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं डेटर के वो अब चेंज हो गए हैं, यानी कि अब उसका जैकपॉट निकल आया है और अब वो बहुत अमीर हो गया है, लॉटरी निकल आई है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट जोकिंग हियर, वेल, या फिर उसने कोई भी कंडीशंस जो आईबीसी में उसको कंप्लाई करनी थी उन्हें नहीं किया है, या फिर ये जो डेटर है ये फ्रॉडलेंट तरीके से एक्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, चाहे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को या फिर डीआरटी को किसी भी तरीके से भटका रहा है, या फिर इवन वो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको भी कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उन केसेस में जो आरपी है वो डीआरटी को ये फाइल कर सकता है ऑब्जेक्शन कि भाई इस तरीके के ऑर्डर को रिवोक किया जाए, एंड देन डीआरटी को इसे 14 दिन के अंदर एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। और अगर अगेन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ये एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वहाँ पे फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है या मोरेटोरियम पीरियड दोनों के दोनों सीज कर जाएंगे। ऑब्वियसली सीज क्यों कर जाएंगे? क्योंकि ये रिवोक हो गया, ऑर्डर रिवोक हो गया। 14 डेज के अंदर जब डीआरटी ने ये मान लिया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो रिपोर्ट है वो सही है, वो सही कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को अब रिवोक किया जा सकता है क्योंकि इन 4 ग्राउंड्स में से कोई से भी 4 ग्राउंड्स बनते हैं, तो उस केस में अगर इस ऑर्डर को रिवोक कर लिया गया, वापस ले लिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस खत्म हो गया और मोरेटोरियम पीरियड जो शुरू हुआ था उस टाइम पर वो भी अब खत्म हो गया। और अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो यानी कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस अब भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो एट द एंड ये लिखा हुआ है दैट दिस रिवोकेशन कैन बी डन ओनली ड्यूरिंग दिस मोरेटोरियम पीरियड। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब आपका जो मोरेटोरियम पीरियड जो 180 डेज का मोरेटोरियम पीरियड होता है, ये 180 डेज में ही देखना है। अब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर बैठकर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये देखता रहेगा कि डेटर ने क्या किया है क्या नहीं किया है, या फिर क्वालिफाइंग डेट्स में वो क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसकी जो एक कॉपी है वो भी IBBI को भेजनी होगी। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। एंड फाइनली जो जो आपका ऑर्डर है, डिस्चार्ज ऑर्डर है, वो पास कर दिया जाएगा अगेंस्ट द डेटर। सो आप देख सकते हैं कि शुरुआत से हमने जो पूरा प्रोसेस है, जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है समझाने के लिए, इसलिए जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में क्या है कि डेटर जो है या तो पर्सनली अप्लाई कर सकता है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा अप्लाई कर सकता है। किसको अप्लाई कर सकता है? डीआरटी को अप्लाई कर सकता है, तो डीआरटी को अप्लाई करेगा। सो 7 डेज के अंदर डीआरटी को ये एक्सेप्ट करना है, देखना है कि अगर अब देखिए यहाँ पे पर्सनली अगर अप्लाई किया है तो डीआरटी 7 डेज के अंदर इसको IBBI को भेजेगा और IBBI अगले 10 दिनों में इस चीज़ को देखेगा कि कौन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जिसको नॉमिनेट किया जाए, और जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा उसी को ही डीआरटी फाइनल आरपी बना देगा। इंटरिम मोरेटोरियम पीरियड जो है ये उसी दिन से शुरू हो जाएगा जब डीआरटी ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी।
ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा ये एप्लीकेशन आएगी तो वो कैसे होगा, वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा, उसमें भी टाइमलाइन वैसी ही है। तो जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अप्लाई किया वो भी डीआरटी को अप्लाई करेगा, डीआरटी अगेन 7 डेज के अंदर ये डिसाइड करेगा एंड उसको आईबीबीआई को भेजेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आएगा जहाँ पे डीआरटी को खुद भी अपनी तरफ से कन्विंस्ड होना है, कंफर्म करना है कि एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट इन कंप्लीट है, पूरी तरीके से ट्रू है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी सही है। और इस रेस्पेक्ट में देन अगेन वो आईबीबीआई को 10 डेज के अंदर बताएगा और आईबीबीआई जो है उस एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नॉमिनेट करेगा जिसको अगेन डीआरटी फॉर्मली डिक्लेयर करेगा कि दैट दिस पर्सन हैज टू बी दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मोरेटोरियम पीरियड में क्या होगा, मोरेटोरियम पीरियड हम देख चुके हैं कि जैसे ही आईबीबीआई ने डीआरटी को बता दिया कि ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना चाहिए और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है, मोरेटोरियम पीरियड वहीं से शुरू हो जाता है। सेक्शन 85 में बता दिया गया क्या है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, तो वो जैसे ही अपॉइंट होगा उसके अपॉइंटमेंट से 10 दिन के अंदर वो एक रिपोर्ट डीआरटी को सबमिट करेगा, जिस रिपोर्ट में वो बताएगा कि क्वालिफाइंग डेट्स वगैरह जो है वो उसके ओपिनियन में कौन कौन सी बनती हैं और क्या एप्लीकेशन सही है या नहीं है और क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और उसके अलावा इस रिपोर्ट को जब वो डीआरटी को पेश करेगा और डीआरटी को उसके बेसिस पे 14 डेज के अंदर ये डिसाइड करना है कि इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे मैं एफएसपी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूं या फिर रिजेक्ट करूं। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है तो क्वालिफाइंग डेट्स को भी यहाँ पर बता दिया जाएगा कौन कौन सी लिस्ट में क्वालिफाइंग डेट्स आ रही हैं। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो एफएसपी जो है वो इनिशिएट ही नहीं की जाएगी। फिर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कौन कौन से ग्राउंड्स पे होगी, जहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि डेटर जो है वो सेक्शन 80 की कंडीशंस को पूरा नहीं करता है या फिर वो क्वालिफाइंग डेट्स की कैटेगरी जो है उसमें नहीं फॉल करती हैं या फिर वो किसी भी तरीके से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो 10 दिन के अंदर इस बात को डीआरटी को कन्वे करेगा और डीआरटी अगेन 14 डेज के अंदर ये डिसाइड करेगा कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। देन अगर इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि डीआरटी ने फाइनली ऑर्डर फाइनलाइज कर दिया है, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो डीआरटी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अप्लाई कर सकता है 10 डेज के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस को। और अगेन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन ऑब्जेक्शंस को देखेगा कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्शंस जो हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं और फिर से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो अपनी यहाँ पे फाइनल लिस्ट देगा अगेन। लेकिन यहाँ पे फिर भी ये क्रेडिटर्स ही नहीं, इसके अलावा आगे जाके डेटर्स भी अगर या कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के फाइनल डिसीजन से, जो फाइनल लिस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो डीआरटी को अब अप्लाई कर सकती है एज एन अपील। नाउ ये जो अपील है ये डीआरटी के ऑर्डर रिसीव करने से 10 दिन के अंदर ये ऑब्जेक्शन रेज की जानी चाहिए और डीआरटी अगेन 14 डेज में इसको एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। अगर इस ग्रीवेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया डीआरटी के द्वारा, यानी कि उसको लगा कि ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे डीआरटी अब एक तरीके से आईबीबीआई को चुगला देगी कि देखो आपका जो आरपी है वो बहुत बढ़िया नहीं है, प्लीज चेंज हिम। और इस वजह से आईबीबीआई ऐसे आरपी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ले सकती हैं और जब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो उसका रिप्लेसमेंट होगा और इस रिप्लेसमेंट में भी अगेन डीआरटी को फिर आईबीबीआई जो है जिस तरीके से हमारा पीछे का प्रोसीजर चल रहा था और फिर डीआरटी फाइनलाइज करेगा किस तरीके से कि दिस इज द फाइनल आरपी एंड विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ओल्ड आरपी। और फिर अगेन यहाँ पे आरपी यानी कि हम अब अगेन जाते हैं कि अगर आरपी ने जो एफएसपी का ऑर्डर पास किया था, अब यहाँ पर लगता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंज आया है जिसकी वजह से ये डेटर जो है इसके रेस्पेक्ट में रिवोकेशन अब नहीं होना चाहिए, तो वो डीआरटी को जाकर जल्दी से बताएगा और कितने दिनों में एंड यहाँ पर क्या ग्राउंड्स बताए हैं, तो ग्राउंड्स ये हैं कि चाहे चेंज इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेटर है या फिर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है जो डायरेक्शंस हैं या कंडीशंस हैं, या फिर ये जो डेटर है ये खुद फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है जहाँ पे वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भटका रहा है या फिर डीआरटी को भटका रहा है या फिर वो कोर्ट की भी अवमानना कर रहा है, कोर्ट की भी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डीआरटी को बता सकता है। डीआरटी अगेन 14 डेज लेगा और 14 डेज में ये बताएगा कि ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट की जानी चाहिए इस तरीके की जो रिवोकेशन ऑर्डर की एप्लीकेशन है बाय दी आरपी।
तो अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आरपी की एप्लीकेशन अब यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई है अगर डीआरटी के द्वारा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आरपी बिल्कुल सही बोल रहा है, एफएसपी नहीं चलेगी, मोरेटोरियम पीरियड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गई तो कहा जाएगा वही जो एफएसपी जिस तरीके से चल रही थी, जो क्वालिफाइंग डेट्स की जो लिस्ट थी वो सारी की सारी अप्रूव्ड है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा फंक्शनिंग होगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हद तक फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।